वाटर रिसोर्सेज में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम वाटर रिसोर्सेज के अंदर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको केस स्टडी ऑफ कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट डिटेल में कराया और सभी रेजोल्यूशंस भी कराए। हमने सतलुज यमुना लिंक कनाल डिस्प्यूट जो कि पंजाब हरियाणा में मेनली चल रहा है, उसका लेक्चर 1 आपको डिलीवर किया। आज उसका पार्ट 2 हम कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाएंगे। सतलुज यमुना लिंक कनाल के तहत सारी टाइमलाइन, हिस्ट्री, उसकी सारी डेवलपमेंट, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स की कितने पानी का बंटवारा है, कौन से कमीशंस, क्या क्या अवार्ड्स दिए गए हैं, हमने आपको पूरी तह में जा कर के करा दिया। आज हम इसके कुछ और पक्षों को जानेंगे, समझेंगे। कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं, आप उन्हें समझिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आज इसके साथ हम आपको समझाएंगे। पंजाब क्या कहता है? मैंने कुछ फिगर्स इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैंने आपको सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो रीसेंट रिपोर्ट थी, उसके वाया जो रीसेंट फिगर्स आई थी कि पंजाब में वाटर स्कार्सिटी की क्या परिस्थितियाँ हैं ग्राउंड वाटर को लेके, वो डिटेल में कवर कराई है इसी लेक्चर सीरीज़ में। तो इसलिए मैंने वो फिगर्स यहाँ रिपीट करना सही नहीं समझा। इन्हीं लेक्चर सीरीज़ में, पीछे के लेक्चरों में वो आपके पास है। पंजाब क्या कहता है कि 153 में से 117 ब्लॉक, यानी कि समवेयर अराउंड 76.5% ब्लॉक्स पंजाब के ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, वेयर द स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज़ मोर देन 100%। हम उन्हें ओवर एक्सप्लॉइटेड कहते हैं। पंजाब कहता है कि अप्रॉक्स हमारे 77%। अभी रिसेंट कॉन्फ्रेंसेज में पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने इस फिगर को 79% बताया। उन्होंने बताया कि पंजाब के ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट 79% ब्लॉक्स में ओवर एक्सप्लॉइटेड चल रहा है, ये स्थिति है। जबकि वो ये कहते हैं कि हरियाणा के 143 में से 88 ब्लॉक्स, यानी कि 61.5% ब्लॉक्स ही ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। तो जहाँ पंजाब के 76.5 एग्जैक्टली, या कहीं कहीं पर 79 फिगर भी है, 79% ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, हरियाणा के 61.5 या 62% के अराउंड ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। तो इस हिसाब से हरियाणा की ग्राउंड वाटर सिचुएशन पंजाब से काफ़ी बेहतर है, ऐसा पंजाब कहता है। ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट है, पंजाब ये कहता है, ये ख़ास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को ये कहा गया था कि आप पंजाब और हरियाणा को आपस में बैठाएं और इनके बीच में कोई एमिकेबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहें, और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये भी कहता आ रहा है कि आप कोई ना कोई समाधान ढूंढ लीजिए, कैनाल बना लीजिए, अदरवाइज़ हमें मजबूरन ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। उन परिस्थितियों के दौरान चीफ मिनिस्टर रहते हुए पिछली सरकार में, अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, पिछली कांग्रेस की सरकार में पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहते हुए अमरिंदर सिंह के कुछ स्टेटमेंट्स आए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस समय में ये कहा था कि इस समय में पंजाब में इस तरह का कोई भी कदम जो सतलुज यमुना लिंक कनाल से जुड़ा है, इसे अगर उठाया जाएगा तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी कई तरह से डिस्टेबलाइज्ड हैं। जैसे लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के वाया वेपन्स भेजे जा रहे हैं, उनका ये मानना था। सेकंड एलिमेंट, वो ये कहते थे कि पंजाब कई तरह के ऐसे पार्टीज़ को, ऐसे सेक्शंस और फैक्शंस को यूटिलाइज़ कर रहा है जो पंजाब में एलिनेशन की मूवमेंट को चलाना चाहते हैं, यानी कि पंजाब में एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी मूवमेंट्स तेज़ हो रही हैं इंटरनेशनली, कई कंट्रीज़ सपोर्ट कर रही हैं, उनके बेस कनाडा में हैं और वो पंजाब में एक्सट्रीमिस्ट विंग्स को सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर हम सतलुज यमुना लिंक कनाल जैसी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं पंजाब में, तो ये फर्दर डिस्टेबलाइजेशन का कारण बनेगा। राइट्स हो सकते हैं, परेशानी बढ़ सकती है। और पंजाब उस समय में उस माहौल से उभरा जिस माहौल में आपने देखा कि लंबे समय तक किसान आंदोलन चला था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कोट कराई कि ये राष्ट्रहित में अभी ये मुद्दा नहीं है कि पंजाब में इन चीज़ों को लागू किया जाए। इसके कई और भी कारण हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये करना भी है तो फिर ये पूरी तरह से इक्विटेबल शेयर ऑफ वाटर होना चाहिए, जिसमें वो ये मानते हैं कि अगर पंजाब से ये पानी हरियाणा को जाएगा तो फिर सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पानी हरियाणा से पंजाब की ओर भी आना चाहिए। जैसे कि अगर रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर पंजाब का
हरियाणा का अधिकार है, तो यमुना के पानी पर फिर पंजाब का भी अधिकार है, क्योंकि अगर अनडिवाइडेड मैनर में कभी ये एक ही स्टेट था, दैट इज़ पंजाब, तो फिर उस समय में उस यमुना का पानी तो पंजाब का था। बट 1966 में पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और हरियाणा कार्व आउट हुआ, तो ऐसे में अब वो पानी डिवाइडेड पंजाब के बाद जब हरियाणा बना तो हरियाणा का हो गया। तो अब इस डिवीज़न के बाद जब पंजाब के पानी जैसे रावी, ब्यास, सतलुज के हरियाणा को उपलब्ध होने चाहिए, तो फिर हरियाणा का वो पानी जो यमुना का है उसका हिस्सा भी पंजाब को उपलब्ध होना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि डिवीज़न के समय में एसेट्स, रिसोर्सेज का बंटवारा 60-40 की रेशो के हिसाब से हुआ था। 60% पंजाब, 40% हरियाणा। तो फिर उसी रेशो के हिसाब से यमुना का पानी जो कुल हरियाणा को उपलब्ध है, उस कुल उपलब्ध पानी में से 60-40 रेशो के हिसाब से पंजाब का भी अधिकार बनता है, वो मिलना चाहिए। तो पानी अगर बटेंगे तो कुल पानी की गिनती होकर के सारे सोर्सेज के बट जाने चाहिए। तो ऐसे तर्क वो देते हैं। इसके अलावा रिपेरियन स्टेट का तर्क भी लगातार दिया जाता रहता है कि हरियाणा रावी और ब्यास का रिपेरियन स्टेट नहीं है, उन नदियों का पानी हरियाणा का अधिकार नहीं बनता है। तर्क ये भी दिए जाते हैं कि सतलुज का रिपेरियन स्टेट हरियाणा नहीं है, लेकिन हरियाणा तर्क देता है कि वो सतलुज का रिपेरियन स्टेट है। वो ये कहता है कि सिरसा नदी जो कि सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, वो सिरसा नदी के जो अपर रीचेज हैं, द अपर रीचेज ऑफ द सिरसा नदी, वो हरियाणा के नॉर्थ वेस्ट से गुजरते हैं। तो दैट सिरसा रिवर is the tributary of the Satluj, and the upper reaches of the Sirsa river is passing from the northwestern Haryana. So by that context, Haryana is a riparian state of Satluj. हरियाणा ये दावा करता है। ठीक इसी तरह से राजस्थान को पानी जाता है, और वो भी 8 मिलियन एकड़ फीट तक, बाद में जो बढ़ा करके 8.60 मिलियन एकड़ फीट कर दिया गया। उसके पीछे राजस्थान का तर्क है कि राजस्थान भी रिपेरियन स्टेट है सतलुज का, क्योंकि राजस्थान के उत्तरी इलाके, द नर्दर्न राजस्थान, वो सतलुज रिवर के बेसिन का हिस्सा है, वो सतलुज रिवर का बेसिन हिस्सा है। द अपर एरिया ऑफ द राजस्थान, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन। तो बेसिन अप्रोच भी, बेसिन शब्द भी सुनने को आ रहा है, रिपेरियन शब्द भी सुनने को आ रहा है। हम इन दोनों को लिख के समझाएंगे भी, हमने थोड़ी चर्चा इस पर की भी थी। तो पंजाब ये कहता है कि नाम सतलुज यमुना लिंक है, सतलुज का पानी आपको दिया जाएगा, पर अल्टीमेटली वो पानी तो रावी से ब्यास और ब्यास से होकर सतलुज में आएगा, तो सतलुज का पानी आपके पास आएगा। जो पानी बांटा जा रहा है वो तो रावी और ब्यास का सही मायने में बांटा जा रहा है। कैलकुलेशन तो उन नदियों के पानी की हुई है, कभी 15.85 मिलियन एकड़ फीट, कभी 17.17 मिलियन एकड़ फीट, चाहे वो 1955 में कैलकुलेशन की गई हो या 1981 में रीअसेसमेंट की गई हो। और रावी और ब्यास में तो किसी तरह से आपका कोई रिपेरियन और बेसिन राइट नहीं है। तो पंजाब कहता है कि हरियाणा का रावी और ब्यास नदियों के कॉन्टेक्स्ट में ना तो रिपेरियन राइट है ना बेसिन राइट है। हरियाणा रावी और ब्यास का ना तो रिपेरियन स्टेट है ना बेसिन स्टेट है। अगर हरियाणा ये दावा करता भी है कि वो सतलुज का बेसिन स्टेट है, क्योंकि सिरसा नदी सतलुज से मिलती है और सिरसा हरियाणा से फ्लो कर रही है, रावी और ब्यास से तो हरियाणा का ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं है, ना बेसिन कॉन्टेक्स्ट में ना रिपेरियन कॉन्टेक्स्ट में, ना तो वो वहाँ से फ्लो कर रही हैं और ना ही हरियाणा उसके बेसिन में आता है। ऐसे पंजाब तर्क देता है। तो वो लिखा हुआ है कि पंजाब क्या करता है, पंजाब क्लेम राइट टू यमुना वाटर इन विच इट डिड नॉट गेट अ शेयर एट द टाइम ऑफ 60-40 division of assets with Haryana during the state's division in 1966. Punjab claimed that the Satluj Yamuna link water sharing concept, SYL water sharing concept, is based on the water flow statistics of 1920s. 1920 में ब्रिटिशर्स के समय में जो वाटर फ्लो डाटा गैदर किया गया, पंजाब ये कहता है कि अल्टीमेटली ये जो पानियों के बंटवारे की कहानी है रावी, ब्यास और सतलुज की, ये उस अंग्रेजों के समय के दौरान के 1920 के आंकड़ों के आधार पर ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, सतलुज यमुना लिंक जैसा कॉन्सेप्ट,
जो कि आज वेरी कर चुका है बड़े पैमाने पर। आज पंजाब वैसी परिस्थितियों में नहीं है। मैंने बताया कि कोई स्टेट समय के बाद उस परिस्थिति में क्यों नहीं रहता। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मैंने फोकस किया, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं। पीछे के इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में वो सारे फैक्टर हम करवा चुके हैं कि समय बदलने के साथ साथ पानी की ज़रूरतों को लेकर के स्टांस कैसे बदलता है। वी हैव कंप्लीटेड इट, तो मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो पंजाब ये कहता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 1920 की जिक्र कहाँ पर आया, क्योंकि 1920 में ही बीकानेर स्टेट को पानी दिया जाना शुरू हुआ। जो हुसैनी वाला हेडवर्क्स है वहाँ से गंग कनाल के वाया 1920 में तो पानी की कैलकुलेशंस हुई, उसके बेसिस पर वो पानी दिया जाना शुरू हुआ। हम इन स्टोरीज के बारे में भी स्टडी करेंगे। सही मायने में समस्याएं कब से पैदा हुई? समस्या पैदा होने का डिकेड है 1960। क्यों? क्योंकि 1960 के ही डिकेड में इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1962 में शुरू हुआ, जिसके तहत हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। और आप सब जानते हैं यही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के तहत जब भारी पैदावार हुई पैडी और वीट की, इसे ही जर्नलिस्टों ने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया, हरित क्रांति। और ख़ास तौर पर ये सारी एक्टिविटी हुई 1966-67 के समय में। और आप जानते हैं कि यही वो ईयर है जब पंजाब रीऑर्गेनाइज भी हुआ, पंजाब से हरियाणा निकला। तो ऐसे में एक तरफ दो राज्य जो बनने जा रहे हैं, वो राज्यों का एग्रीकल्चर हेविली एक ऐसे सीड्स पर डिपेंड होने वाला है एग्रीकल्चर के लिए जो सीड्स बहुत हैवी डिमांड करते हैं इरिगेशन की। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बेस्ड एग्रीकल्चर इरिगेशन की डिमांड करता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश ने ही इस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बेस्ड एग्रीकल्चर को बेस प्रोवाइड किया। और तभी से पंजाब हरियाणा नेशनल जो एग्रीकल्चर पूल है उसके लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी बने। तो पंजाब एंड हरियाणा दे आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द एग्रीकल्चर पूल ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो ये कह रहे हैं कि आज की डेट में हरियाणा भी क्लेम करता है और पंजाब भी कि वी आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द सेंट्रल पूल ऑफ द ग्रेन्स। ऐसे में किसी भी तरह से अगर पंजाब ये कहता है पंजाब में, हरियाणा ये कहता है हरियाणा में, कि किसी भी तरह से अगर इरिगेशन की कमी हुई, पानी की कमी हुई, सीधा असर खेतीबाड़ी पे होगा। और पंजाब हरियाणा की खेतीबाड़ी पर हुआ असर सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी को, फूड सिक्योरिटी को हैम्पर कर देगा। इसीलिए भी ये मुद्दा केंद्र सरकार के लिए पंजाब हरियाणा का कहना है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इफ़ the agricultural production of Punjab and Haryana is being harmed, then it will severely affect the food grains availability at the national level, and that definitely it will affect the food security and the most comprehensive public distribution system at the level of the world. भारत सबसे बड़ा PDS सिस्टम चला रहा है इस समय में। तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये और ज़्यादा मुद्दा हमारे लिए हो जाता है। तो हम इस पर आएंगे, बातें करेंगे, लेकिन इतना मानना है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का साइकिल 1960s में ही शुरू हुआ, उसी समय बंटवारा हुआ और फिर उसी समय से पानियों की ज़रूरतों को लेकर के झगड़े भी शुरू हुए। जहां पंजाब ये दावा करता है कि 79% मेरे जो ब्लॉक्स हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, वहीं हरियाणा ये दावा करता है कि अगर हमें ये पानी मिलता जिस पर हमारा अधिकार बनता है, जो 1966 के बंटवारे के बाद से हमें मिलना चाहिए था, 1976 के इंदिरा गांधी के अवार्ड के बाद हमें मिलना चाहिए था, पर 1981 के एग्रीमेंट के बाद हमें मिल जाना चाहिए था, जो कभी भी नहीं हमें मिला, जो कि इतने वर्षों में हमें मिलना चाहिए था, जो हरियाणा के 10 लाख एकड़ खेतों को इरिगेट करेगा। हरियाणा के लिए ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है कि जो भी कोई पार्टी सत्ता में आती है, ऑपोजिशन पार्टी लोगों को मोबिलाइज करती है कि इस पार्टी पर दबाव बनाओ कि अगर हिम्मत है तो फिर पंजाब की साइड की नहर कंप्लीट करा के पानी लेके आओ, जो कि लगभग 10 लाख एकड़ खेतों को पानी देंगे। और हरियाणा ये कहता है कि ये पानी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये हरियाणा के साउदर्न रीजन को पानी देगा, द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। और हरियाणा कहता है कि हमारे साउदर्न एरियाज़ में पानी ग्राउंड वाटर स्टेटस ये है कि पानी 1700 फीट नीचे तक जा चुका है, 1700 फीट नीचे जा चुका है। तो ऐसे में हमारे लिए
अब ये कनाल का एग्जिस्टेंस में आना और सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूट होना, पानी हमें मिलना, अब हमारे लिए ये डू और डाई जैसी सिचुएशन है। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। इसके बिना चल पाना मुश्किल है। हमारा अधिकार है, हमें चाहिए। हरियाणा का ये क्लेम है। तो इस तरह से दोनों की अपने अपने तर्क हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि पंजाब क्लेम दैट द SYL वाटर शेयरिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द वाटर फ्लो स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1920s एंड नाउ द सिचुएशन इज एट वेरिएंस टू दोज फिगर्स। द रिपेरियन प्रिंसिपल्स, अब हम कुछ चीज़ों को और समझें। द रिपेरियन प्रिंसिपल, we will discuss what is riparian. Riparian, simply you need to understand the land adjacent to the flowing water. Okay, that is a riparian land. उससे जुड़े क्या सिद्धांत हैं जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, इंडिया को भी फॉलो करना था, करता आया है, कर रहा है। द रिपेरियन प्रिंसिपल्स कॉन्फर्स ऑन अ स्टेट, किसी भी राज्य पर रिपेरियन प्रिंसिपल क्या शक्ति देता है? द रिपेरियन प्रिंसिपल कॉन्फर्स ऑन अ स्टेट कंप्लीट and unfettered rights over the waters of the rivers flowing through it, just as it is vulnerable to floods and land erosion. तो रिपेरियन प्रिंसिपल का बेस क्या है? रिपेरियन प्रिंसिपल का सिद्धांत ये कहता है कि जिस भी किसी भूमि से पानी बहता है, वाटर फ्लो करता है, उस भूमि के मालिक का, उस भूमि के स्वामी का उस पानी पर कंप्लीट और अनफेटेड अधिकार है, क्योंकि कीमत भी वही अदा करता है, क्योंकि उसी भूमि के मालिक को बाढ़ भी सहनी पड़ती है, फ्लड भी सहना पड़ता है और ज़मीन का कटाव भी सहना पड़ता है। तो क्योंकि वो ऑनर ऑफ द लैंड या दैट beholder of that land or that state is suffering from the floods and the land erosion, so simultaneously they are entitled for the complete and absolute right over that water. Because when that water creating havoc to that land, they are bearing the brunt of that disaster. And simultaneously then, if they are capable or competent enough to harness the benefit of that water in form irrigation or something else, then they are fully entitled to harness that benefit. That is the main doctrine behind the riparian principle. और पंजाब सरकार आपको लगातार ये कहते भी दिखेगी कि पानियों की मार सहे हम, बाढ़ सहे हम, ज़मीन हमारी कट गई सारी और पानी दें हम आपको। तो ये बहस आप बहुत बार सुनेंगे कि लैंड हमारा इरोड हो रहा है, जगह जगह पर पिडमोंट एरिया क्रिएट हो रहे हैं, नदी पानी मिट्टी काट करके उसे बंजर बना रही है, सहे हम और पानी आपके साथ साझा करें। तो ये कैसा सिद्धांत है? ये तो रिपेरियन सिद्धांत के ही अगेंस्ट है। मार हमें पड़ रही है तो फ़ायदा भी हमें मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट। यही रिपेरियन लॉ डॉक्ट्रिन was there in the form of entry 19 of the 7th schedule of provincial legislative list of the Government of India Act 1935। आज़ादी से पहले there was a Government of India Act 1935। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत द फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम एंड द प्रोविंशियल पॉलिटिकल सिस्टम, इस तरह से दो लेवल पर पॉलिटिकल सिस्टम को डिवाइड किया था और फेडरल लेवल पर डायरकी इंड्यूस कर दी थी। डायरकी मतलब कि फेडरल लेवल पर सब्जेक्ट्स दो तरह से बटे रहेंगे, एक सब्जेक्ट्स जो रिजर्व्ड रहेंगे, एक सब्जेक्ट्स जो दे दिए जाएंगे लोगों के द्वारा इलेक्टेड लोगों को, इलेक्टेड मेंबर्स को डिसाइड करने के लिए। सिंपल कहानी यह है कि फेडरल कॉन्सेप्ट भी था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा एक कॉन्सेप्ट था और स्टेट गवर्नमेंट जैसा कॉन्सेप्ट था इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो उसका फेडरल प्रोविजंस थे वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, बट स्टेट या प्रोविंशियल लेवल प्रोविजंस एग्जीक्यूट हुए। तो उस समय के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, उसकी एंट्री 19 के अंदर रिपेरियन लॉ डॉक्ट्रिन को रिकॉग्नाइज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यही एंट्री 19 बाद में जाकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर ही स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 बनी है। दैट इज एंट्री 17। और एंट्री 17 एंट्री 17 पानियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार राज्यों को देती है तब तक जब तक कि वो पानी इंटरस्टेट कैरेक्टर के ना हो। तो दैट एंट्री 17 जो है वो एक क्वालिफाइंग एंट्री है जिसको क्वालिफाई करना है एंट्री 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट को। एंट्री 56 इंटरस्टेट रिवर वाटर से डील करती है, उसकी रेगुलेशन और डेवलपमेंट को लेकर के। इंटरस्टेट रिवर वैली, इंटरस्टेट रिवर वाटर दोनों। अब ये रिवर वैली वाला कॉन्सेप्ट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इंटरस्टेट रिवर वाटर इज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोइंग वाटर or the land adjacent to it. When you are talking about interstate river valley area, then the valley area is a comprehensive area. Okay, then there is a concept of basin. तो when we are talking about the valley area तो basin enter हो जाता है।
अब इंटरस्टेट रिवर वाटर की भी बात करती है, इंटरस्टेट रिवर वैली की भी बात करता है, वो दोनों की ही बात करता है, ये बात याद रखना. So that riparian law doctrine was there as an entry 19 of the 7th schedule, that is the provincial legislative list of the government of India Act 1935. इसके लिए कुछ प्रमाण दिए गए हैं, वो प्रमाण क्या हैं उसको समझिए. 1868 में द वाटर्स ऑफ पंजाब रिवर्स वर मेड अवेलेबल टू द स्टेट्स ऑफ पटियाला एंड नाभा. तो पटियाला, नाभा और कुछ राज्य और को पंजाब की नदियों के पानी उपलब्ध करवाए गए, लेकिन उन पानियों पर उनका अधिकार नहीं था, वो पानी उन्हें एज अ फेवर दिए गए. क्यों? वो इस बात से प्रमाणित होते हैं कि देयर आर एंट्रीज जिनसे ये प्रमाणित होता है कि वो इसके लिए रॉयल्टी पे किया करते थे, मतलब दे वर पेयरिंग कॉस्ट फॉर द वाटर. सो दैट्स इट मीन्स कि दैट दे वर नॉट एंटाइटल टू द वाटर बाय द डिंट ऑफ देयर राइट. अपने अधिकार स्वरूप उनको वो जल नहीं मिल रहा था, वो उनको मिल रहा था क्योंकि वो उसकी कीमत अदा कर रहे थे, तो पैसे लेकर के पानी मिल रहा था उनको. So in 1868, the waters of Punjab rivers were made available to the states of Patiala, Nabha, etc. as a matter of favor because these states had no riparian rights with the levying of royalty. तो क्योंकि उनके पास कोई रिपेरियन राइट्स नहीं थे, इसलिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा था रॉयल्टी लिवाई करके. ठीक, ये चीज़ हमने कब देखी? सिमिलरली इन 1920 बीकानेर स्टेट टू with no riparian rights over the Punjab rivers had to pay royalty for water supplied through the Gang canal from हुसैनीवाला headworks. बीकानेर को भी पैसा देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी जब उन्हें हुसैनीवाला हेडवर्क से गंग कनाल के वाया पानी दिया जाता था. तो देवर पेइंग रॉयल्टीज. इट मीन्स कि रिपेरियन डॉक्ट्रिन एक्नॉलेज्ड थी कि जहाँ से फ्लो कर रही है अधिकार उस राज्य का है और इसलिए आपको पानी मिलेगा, पर आपको यू हैव टू पे फॉर दैट. दैट वाज द कॉन्सेप्ट. इसी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जब उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन चीज़ों की चर्चाएं हुई तो कैसे डील किया गया इस मुद्दे को, जो हम समझ के देखें. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर लेजिस्लेशन एंड और एडजुडिकेशन ऑफ एनी कंप्लेंट और डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द रिपेरियन स्टेट्स. रिपेरियन स्टेट्स माने कि वो स्टेट्स जिनके बीच में से वो नदी बह रही है. Indian Constitution provides for legislation or adjudication of any complaint or dispute arising between riparian states, but only in the case of interstate rivers. It has no authority over intrastate rivers. Indian Constitution ने आर्टिकल 262 के तहत, मैंने आपको बताया था, ये शक्तियाँ पार्लियामेंट को दी हैं और केंद्र सरकार को दी हैं, लेकिन वहीं एंट्री 56 को के तहत ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द यूनियन लिस्ट, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में? इंटरस्टेट रिवर्स को लेकर के. इंट्रास्टेट रिवर के केस में नहीं है. तो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रास्टेट रिवर मैटर पर एक बड़ा ऑटोनॉमस राइट माना है द स्टेट्स, जिन राज्यों से नदी बह रही है, अगर कोई नदी उसी राज्य की है. ओके, तो दैट इज़ द थिंग. So Indian Constitution provides for legislation or adjudication of any complaint or dispute arising between riparian states, but only in the case of interstate rivers. It has no authority over intrastate rivers. Intrastate माने वो नदी उसी राज्य की, उसी राज्य में बह रही है, इधर उधर कोई राज्य में जो बह रही है उससे उसका कोई लेना देना डिस्प्यूट नहीं है. During the drafting of the Constitution, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट वाला, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते समय कैसे एम्फेसाइज किया है ड्राफ्ट मेकिंग बॉडी ने? ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन दैट आई हैव डिस्कस्ड, ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू गिव ईच प्रोविंस कंप्लीट पावर्स ओवर वाटर सप्लाईज विद इन द प्रोविंस without any regard whatever to the interest of the neighboring provinces, so much so that the Constitution of India places river water issues outside the purview of courts. वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग के दौरान इसी इंट्रास्टेट रिवर कॉन्सेप्ट को लेकर के इतना ज़्यादा महत्व उन प्रोविंस को दिया गया जिन प्रोविंस से वो फ्लो करती हैं, पहला तो वो, और दूसरा इंटरस्टेट रिवर्स को लेकर के उन प्रोविंसेस को महत्व दिया गया जिन प्रोविंसेस से वो फ्लो करती हैं, कि वो प्रोविंसेस ही इस मसले को अपनी आपसी स्तर पर सुलझाएं कि इन मसलों को कोर्ट की भी
जुरिस्डिक्शनल क्षेत्रों से बाहर रखा गया। और ये हमने देखा भी कि आर्टिकल 262 के तहत ये प्रोविज़न रखा गया है कि ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे और उन ट्राइब्यूनल्स के अधिकार क्षेत्रों को कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों से बाहर रखा गया है। मतलब कि उन ट्राइब्यूनल्स के फैसलों पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ इस चीज़ को देखे बिना कि क्या वो फैसले प्रक्रिया की पालना करके दिए गए हैं। मतलब आप उन फैसलों को सिंपली चैलेंज नहीं कर सकते इस आधार पर कि हमें ये फैसला नहीं चाहिए। Those awards given by the interstate river water dispute tribunals are final and binding. ओके तो इस लेवल पर हमने ये पानियों के मुद्दों के साथ डील किया है संविधान के अंदर कि इसको न्यायिक प्रक्रिया से भी बाहर रखा है यहाँ पर, और इसका समाधान राज्यों को साथ लेकर के हो। राज्यों को इतना ऑटोनॉमस माना गया है तो उसमें पूरे प्रोविजंस रखे गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कंसल्टेटिव प्रोसेस में लेकर के आएगी। लेकिन उसके पहले इस बात की एक्सपेक्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से रखी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट बोर्ड बनाएगी ताकि डेवलपमेंट हो, समस्याएं ना आए। तो पहले तो किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स को इग्नोर ही किया जाए, लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐसे डेवलपमेंट बोर्ड्स हमें आज तक दिखे ही नहीं, बनाए ही नहीं गए। चलो दूसरी तरफ भी ये मैंडेट डाला गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसल्टेशन प्रोसेसेस को आगे बढ़ाना है। उन कंसल्टेटिव प्रोसेसेस के बाद भी अगर आपको लगता है कि समाधान नहीं निकल पा रहा है तो भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जनहित में, फिर पब्लिक इंटरेस्ट में यू हैव टू फॉर्म दैट ट्राइब्यूनल। लेकिन उसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस और आगे ट्राइब्यूनल बनाने की प्रक्रिया भी तभी होगी जब राज्य आपको अप्रोच करेंगे, तो अब सीधे उसमें नहीं कूदेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कोर्ट्स को सीमित रखना, ये मुद्दे कोर्ट के घेरे से बाहर रखना, पार्लियामेंट को आर्टिकल 262 के तहत ऑथराइज करना पहले तो, और उसके तहत पार्लियामेंट ने वो 1956 का कानून बनाया और उस कानून के तहत फिर पार्लियामेंट ने आगे केंद्र सरकार को शक्तियां दी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको पहले राज्यों को कितनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, यही मैं प्रमाणित कर रहा हूँ कि पहले कंसल्टेटिव प्रोसेस होगा। अगर कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं माना जा रहा है फिर आप आगे बढ़ेंगे ट्राइब्यूनल के साथ। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तब आप करेंगे सब जब आपको राज्य अप्रोच करेगा, उसके किए बिना आप ये नहीं करेंगे। तो ये सारी जगह चीज़ें ये बताती हैं कि पानियों के अधिकारों पर रिपेरियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जिन राज्यों से वो पानी फ्लो कर रहा है उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमस रखने का प्रयास किया गया है। दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमेशा बचती रही है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में इंटरवीन करने से, आपने देखा होगा। दैट्स वाई ट्राइब्यूनल्स भी फैसले देने में लंबा समय लेते रहे हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि उन फैसलों को गजट में नोटिफाई करने से केंद्र सरकार कितना बचती रही है। समझिए इस बात को लेकर के, उन्हीं चीज़ों को दूर करने को लेकर के 2019 में वो अमेंडमेंट लाई गई है कि गजट में अब नोटिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ट्राइब्यूनल का फैसला लागू माना जाएगा। पर ये सारे कदम क्यों माने गए हैं कि ये कदम इसलिए रखे गए थे कि बड़े स्तर पर जल के अधिकारों को लेकर के स्वायत्त माना गया उन राज्यों को जिन राज्यों के अधिकार क्षेत्र से वह पानी के स्रोत गुजरते हैं या वो जल गुजरता है। ये कॉन्सेप्ट है, यही यहाँ पर बार बार एम्फेसाइज करने की कोशिश की गई है। हम इसके साथ अभी प्रोसीड करेंगे। पहले मैं यहाँ पर एक बार आपको रिपेरियन और बेसिन का फ़र्क दिखाना चाहता हूँ, लिख के बताना चाहता हूँ, वो समझ लें ताकि आगे की डिबेट समझ आए। अब डिबेट में इंगेज होने लगे, क्लियर होने लगा मामला सारा, गुड। हम अब रिपेरियन जोन और बेसिन को भी देख लेते हैं, फिर ही इसके वाया आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, रिपेरियन जोन क्या लिखा है मैंने, अ रिपेरियन जोन इज गोइंग टू बी एंटायरली विद इन अ रिवर बेसिन। तो मतलब रिवर बेसिन कोई एक बड़ी एंटिटी है, उसके अंदर रिपेरियन जोन होता है। रिवर बेसिन बड़ा है, रिपेरियन जोन छोटा है, इतनी बात क्लियर। उसी में आगे बेसिन बताया, फिर रिपेरियन क्लियर हो जाएगा। अ रिवर बेसिन इज ऑल द एरिया विच ड्रेन्स वाटर इनटू द रिवर। एवरी माउंटेन, every slope, every field,
and every minor streams is the part of that basin area. ठीक है. सो कौन कौन ड्रेन कर रहा है पानी एक नदी में? हर पर्वत, हर ढलान, हर मैदान और हर छोटी बड़ी नदी, वो सब कुछ उस इलाके का बेसिन कहलाएगा, उस बेसिन का हिस्सा है. इफ रेन फॉल्स, तो बेसिन को ऐसा समझ सकते हैं आप कि दिस इज द बेसिन. सपोज बारिश की कोई बूंद यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, कहीं कहीं भी गिरे, इस रेखा को आप मेन रिवर की तरह मानिए. जैसे ये सतलुज है और ये सारा एरिया उसका बेसिन है. बारिश की बूंद यहाँ कहीं भी आप गिरा दीजिए, अल्टीमेट डेस्टिनेशन उसकी ये रिवर ही होगी, उसे यहीं आना है. वो यहाँ गिरी, वो यहाँ गिरी, एक छोटी नदी में मिली, छोटी नदी इस नदी में मिली, ये नदी अल्टीमेटली सतलुज में ही मिल गई. वो कहीं भी मिले, कहीं भी गिरे, उसको ड्रेन होके फाइनली यहीं आना है. तो ये सारे के सारे माउंटेन्स, ये के सारे मैदान, ये सारी की सारी छोटी छोटी नदियाँ, ये सारी के सारे एरियाज़ जितने भी हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ दैट बेसिन. तो ये सारा का सारा सतलुज का, ये सारा का सारा इस सतलुज का बेसिन है. तो वो लिखा है कि इफ़ रेन फॉल्स, ये दिख रहा था मैं कैमरे में पक्का. तो वो कह रहे हैं कि इफ़ रेन फॉल्स टू द ग्राउंड इनसाइड अ रिवर बेसिन, दैट रेन ड्रॉप विल इवेंचुअली बी इन दैट रिवर. तो अगर बेसिन एरिया में कहीं भी पानी की एक भी बूंद गिरी है, इवेंचुअली अल्टीमेटली वो उस नदी में ही जाएगी. तो वो फिर उस